एक अच्छा सा मेडिसिन बताने के लिए आया हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि चंद्रशेखर किसका नाम है। चंद्रशेखर रस जो है, यह नाम है शिव जी का। भोले भंडारी जो हैं, जो हमारे संहार के देवता के रूप में जाने जाते हैं, और जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पे रखा लगाया है, वह चंद्रशेखर भगवान ने यह मेडिसिन बनाया है, इसलिए इसका नाम चंद्रशेखर रस है। चंद्रशेखर रस के बारे में हम लोग जानेंगे कि चंद्रशेखर रस का कहाँ कहाँ महत्व रहता है, और इसको कौन से व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, और चंद्रशेखर रस का कंटेंट्स क्या है। और कुछ कुछ अलग अलग भी चंद्रशेखर रस हैं, जिसमें कि जो प्रमुख है चंद्रशेखर रस, उसमें तो मत्स्य पित्त, मतलब जो मछली का पित्त होता है, जिसको इसी के आजकल क्या करते हैं, कॉड लिवर ऑयल बना के और एलोपैथी के डॉक्टर्स भी देते हैं। तो हमारे जो आचार्य थे ना, वो मछली के पित्त की भावना देकर चंद्रशेखर रस बनाते थे। और कुछ लोगों ने और आचार्यों ने उस पर रिसर्च किया, तो भैंस के भी पित्त का डाल दिया, किसी ने गाय के पित्त का डाल दिया, ऐसे भावना दिया जो ना लीवर पे काम करता है। इस तरह से चंद्रशेखर रस बना। जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं, वह लोग चंद्रशेखर रस का प्रयोग ना करें, मतलब उनके लिए ना किया जाए। यह नॉनवेज डाल के बनाया हुआ कुछ मेडिसिन है। तो चंद्रशेखर रस के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। चंद्रशेखर रस मार्केट में भी मिलता है, बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं, और आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, मैं चंद्रशेखर रस के बारे में यह बताना चाहूंगा कि हम लोग अगर देखते हैं, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस हो गया, महाज्वर अंकुश रस हो गया, तो ये सारे जो है बचनाक के कल्प है ना, वो वात कफत ज्वर पे काम करते हैं। जहां पर वायु का ये रहता है, संसर्ग रहता है, या फिर कफ का संसर्ग रहता है, वहां पर त्रिभुवन कीर्ति ज्वरांकुश रस बचनाक के कल्प का प्रयोग करते हैं। यहाँ महासुदर्शन घनवटी भी रहते हैं, तो वात और कफ का इन्वॉल्वमेंट जहां पे रहता है, उस वहां वो वाले ज्वर में इसका प्रयोग होता है। लेकिन और पित्त के लिए अलग से दवाइयां दी जाती है, जैसे सुरशेखर रस हो गया, प्रवाल पंचामृत हो गया। पित्त पे काम करने वाली दवाइयों जो ज्वर की हैं, उस पे बात नहीं की जाती है। तो चंद्रशेखर रस जो है, वो श्लेष्म और पित्त ज्वर, मतलब पित्त भी इसमें इन्वॉल्व है और श्लेष्मा भी इन्वॉल्व है, इन दोनों ज्वर पे ये मुख्य रूप से काम करता है। और इसीलिए इसकी महानता है, बहुत अच्छा काम करता है, पित्त को भी ये शमन कर देता है। पित्त का शमन करने वाली ज्वर की बहुत कम दवाइयां आयुर्वेद के ग्रंथों में हैं, लेकिन हमें ढूंढना पड़ता है कि पित्तज ज्वर पे कौन कौन से काम करती है। चंद्रकला रस भी पित्त पे काम करती है, लेकिन वह केवल पित्त पे काम करती है, कफ पे काम नहीं करती है। कफ पित्तज कफ को भी शमन करती है, पित्त को भी, जो जबकि जो कफ और पित्त है अपोजिट है दोष, उन पे दोनों पे काम करने वाली एक कार्यकारी दवाई है। तो भेषज रत्नावली में ज्वर रोगाधिकार में इसके बारे में बताया है, वह मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद में मैं अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से आप लोगों को कुछ बताऊंगा। असली में मेरे जो आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर है ना, वो 1.5 लाख दवाइयों का प्रयोग करते हैं। हर तरह के रसकल्प, हर तरह के स्वर्णकल्प, हर तरह के मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो उनका अनुभव बहुत ज्यादा है। और जिसकी मतलब वो सर जो है, उनकी 1000 ओपीडी, 1000 पेशेंट की ओपीडी मॉर्निंग में रहती है, 1000 पेशेंट की ओपीडी शाम को रहती है, और ये निरंतर चल रही है 84 से, 1984 से कंटिन्यू चल रही है। तो वह सर का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, हर तरह के वैरायटी ऑफ पेशेंट उन्होंने देखे हैं। जितना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में पेशेंट आते हैं, वहां पे काय चिकित्सा विभाग में, उतना हमारे सर के पास आते हैं, और वो भी रिजल्ट अच्छा आता है। इसीलिए जमदग्नि सर का एक्सपीरियंस ज्यादा है आयुर्वेद के हिसाब से, इसलिए उनको हम लोग गुरुजी मानते हैं। तो मैं उनके नोट से भी बताऊंगा। पहले मैं भेषज रत्नावली में क्या बताया है वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चंद्रशेखर रस ज्वर रोगाधिकार में बताया है कि शुद्धम सुतम दुधा गंधम मरिचम टंकणम तथा चतुस्तुल्यम सिता योज्या मत्स्य पीते न भावेत त्रिदिनम मर्देत रसोयम चंद्रशेखरः द्विगुंज माद्रका द्रवे वदैवम उदकम ह्यनु तक्रवत्रम च विरतांकम पथ्यम तत्र प्रदापयेत त्रिदान दिना श्लेष्म पित्तोत्थान अत्युग्रम नाशे ज्वरम। अब ना, इसमें अनुपान भी बताया है, तो बैंगन का प्रयोग बताया है। जबकि बैगन का सब्जी, बैगन का यूज जो है वह सब लोग वर्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कफ और पित्तज ज्वर है, इसलिए बैगन का यूज अनुपान के रूप में बताया। तो इसमें यह बताया कि पारा 1 भाग लेना है, 1 तोला पारा का भस्म ले लेना है। पारा का भस्म या हम लोग कज्जली आगे बनाने वाले हैं। और फिर उसमें गंधक जो है वह 2 तोला ले लेना है। पारा 1 भाग और गंधक 2 भाग। काली मिर्च 2 तोला ले लेना है। सुहागा या टंकन जो रहता है वो 2 तोला लेना है। और खांड जो रहता है, खांड मतलब जो शुगर का ही टाइप रहता है, जिसको हम ब्राउन शुगर बोलते हैं, भूरा बोलते हैं, उसको खांड बोलते हैं, तो वह 7 तोला ले लेना है। इन सभी को मिश्रित करके रोहित पित्त की,
मतलब जो रोही मछली का पित्त होता है, वो रोही मछली को मारना है और उसका गॉल ब्लैडर में जो पित्त जमा है उसको संचित कर लेना है और उसकी भावना देना है। पहले पारा और गंधक की कजली बना लिया, उसके बाद में बाकी सारे द्रव्य डाल के और घोटते जाना है। घोटते जाने के बाद फिर रोहित पित्त का जो पित्त रहता है, रोहित मछली का जो पित्त होता है उसकी भावना देनी है। मैं फिर से कंटेंस पढ़ता हूँ, देखिए कितना अच्छा है। पारा 1 भाग, गंधक 2 तोला, पारा 1 तोला, गंधक 2 तोला, काली मिर्च 2 तोला, टंकन भस्म 2 तोला, और खांड जो है जिसको ब्राउन शुगर बोलते हैं या भूरा बोलते हैं, भूरा को 7 तोला। इन सबको मर्दन करना है। और इसमें इतना सारा ये खांड डाला हुआ है तो ये मीठा रहता है, क्योंकि और ये मीठा होने की वजह से पित्त का शमन करता है, पित्त ज्वर में काम करता है। और इसमें रोहित पित्त के जब भावना दी जाती है तो ये पित्त का शमन करने की श्रेष्ठ चिकित्सा है। फिर ना ये 3 दिन तक मर्दन करते जाना है और उसमें 2-2 रत्ती की गोलियां, मतलब 250 mg 250 mg की गोलियां बना लेनी है। और इसको किसके साथ देना है, तो अदरक के रस के साथ में इसको दे सकते हैं, या ठंडा पानी के साथ दे सकते हैं, या फिर और फिर ये जब देते हैं तो कुछ परहेज होता है, तो छाछ पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें रोहित पित्त के रोहित मछली के पित्त की भावना है, इसलिए ना तक्र पीना बहुत जरूरी है। तक्र नहीं पियेंगे तो एसिडिटी जैसा फील होगा। काली मिर्च भी बहुत डाला है और टंकन भी डाला हुआ है, इसलिए ना इसको बैलेंस करने के लिए तक्र पीना बहुत जरूरी है। फिर चावल और बैगन का सब्जी यह खाना बहुत जरूरी है, जबकि बैगन का जो है वो बहुत जगह वर्ज्य बोला गया है, लेकिन यहाँ पर खास करके खाने के लिए बोला है। दूसरा चक्रपाणी का जो टीका है, चक्रपाणी दत्त का चरक संहिता में, उसमें भी बैगन का यूज ज्वर रोगाधिकार में बताया है कि बैगन का यूज पीने से ज्वर जल्दी ठीक होता है। लेकिन बैगन क्यों नहीं खाने को देते हैं, उसका भी कारण यह है कि जब भी बैगन की सब्जी बनती है तो बैगन की सब्जी बिना गरम मसालों के और तेल में बिना भुने वो बनती नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा, जिस तरह से नॉनवेज बनाने के लिए बहुत सारा मसालों का प्रयोग होता है, और वो मसाले जो रहते हैं पचने में बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा विदाह उत्पन्न करते हैं, अग्निमंदता करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होते हैं गरम मसाले। तो उसी तरह से बैगन को हम लोग सादा नहीं बनाते हैं, उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, और इसीलिए वह पित्त प्रकोप करता है, वायु का प्रकोप करता है। गरम मसाले, कटु रसात्मक द्रव्य वायु का प्रकोप करते हैं, इसीलिए बैगन को वर्ज्य बोला गया है। लेकिन इसका मेन कारण यही है कि बिना मतलब ज्यादा गरम मसालों का प्रयोग करके नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ पर तक्र के साथ और भात और बैगन की सब्जी के साथ खाने के लिए बोला है। और फिर यह जो रस है, चंद्रशेखर रस, जो शिव जी ने बनाया है, उनके नाम पे चंद्रशेखर रस है। तो यह जो है यह श्लेष्म पित्त ज्वर में पहले मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो भी ज्वर आ रहा है जिसमें कफ और पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें बहुत अच्छा कार्यकारी रहता है। कुछ योग रत्नाकर में भी चंद्रशेखर रस का बारे में बताया गया है, लेकिन वह थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो उसमें शुद्धम सुतम द्विधा गंधम, मतलब जो ये बताया भैषज में, शुद्धम सुतम मतलब एक बार सुत ले लिया, पारद ले लिया, और द्विगुणम गंधम 2 गुणा गंधक ले लिया, उसके स्थान पर लिखा है शुद्धम सुतम समम गंधम, मतलब पारा और गंधक सेम मात्रा में लेना है। इस तरह से योग रत्नाकर में बताया। तब क्या हो जाता है कि पारा और चार द्रव्य जो हैं, काली मिर्च हो गया, टंकनशार हो गया, खांड हो गया, ये सब ना समान मात्रा में रहता है। नहीं, खांड को छोड़ के, मतलब पारा, गंधक, काली मिर्च और टंकनशार ये सब समान मात्रा में होता है, और जो खांड होता है वो 4 भाग में हो जाता है। यह योग रत्नाकर का पाठ है। और इसी तरह का एक योग जो है ना, यह भैषज रत्नावली में उदक मंजरी रस के नाम से भी बताया गया है, जिसमें पारा, गंधक, काली मिर्च और टंकनशार समान मात्रा में लेकर खांड डाल के फिर रोहित पित्त की भावना देके बनाया गया है। यह उदक मंजरी रस के रूप में भी ज्वर रोगाधिकार में बताया है। और वही चीज का सेम वैसे ही कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट करके योग रत्नाकर ने भी लिखा है और चंद्रशेखर नाम उसको दे दिया है। लेकिन यहाँ पर भैषज रत्नावली में क्या बताया है कि पारा 1 भाग, गंधक 2 भाग, काली मिर्च 2 भाग, और टंकनशार 2 भाग, खांड 7 भाग, इन सबको मर्दन करके और फिर रोहित पित्त की भावना देनी है 3 दिन तक, और फिर उसके बाद 50 mg की, इस तरह से बना के फिर ये बहुत अच्छा काम करता है श्लेष्म और पित्त ज्वर में। उसी तरह से रसेंद्र सार संग्रह नाम का जो पुस्तक है, उसी में जो सीता बताया, खांड बताया है, उसके स्थान पर शिला करके लिखा है। शिला मतलब शिला डाल दिया है उन्होंने, मतलब खांड हटा के शिलाजित डाल दिया है। तो वह भी इसी तरह से कुछ मिलता जुलता, उनका जो चंद्रशेखर रस है वह भी ऐसा ही है। उसी तरह से और भी क्या बताते हैं कि नॉर्मली भैषज रत्नावली वाले जो ग्रंथाधार का
आधार पे जो बनता है ग्रंथ के, भैषज रत्नावली के आधार पे, उसमें क्या रहता है कि पारा एक भाग, गंधक दो भाग, काली मिर्च एक भाग, सुहागा एक भाग, मतलब टंकन क्षार एक भाग, खांड 5 भाग, और गंधक को 2 भाग ले लेना है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया है। भैषज रत्नावली ही मेन है, उसी को मॉडिफाई करके अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें बताई हैं। उसी तरह से एक और पाठ बताया है कि पारा एक भाग लेना है, गंधक 2 भाग लेना है, काली मिर्च एक भाग लेना है, सुहागा एक भाग लेना है, खांड 2 भाग लेना है, खांड 5 भाग लेना है, और गंधक 2 भाग लेना है। लेकिन इसमें जो रोहित पित्त की मछली की भावना बताई है, रोहित मछली की पित्त की भावना, उसके बाद में पित्त बदल दिया है। श्लोक में ऐसा है कि शुद्ध टंकणम मणिचम तुल्यम द्विगुणा गंधक सर्वस्तुल्यसिता पित्तर भावेशागम आयुषे मासे तथा शिवा पित्ते भूयोर्भूतस्तथा द्रवै मुंडी ब्राह्मे गदव्याली गिरिकर्णिक वादनी जो सर ज्वर हरश्चायम विशद अग्निवर्धना आद्रकस्य रसेन एव तद्याद्रक्ति द्वयम पुनः शक्रोत्तम पिबेत चानु शीतम व सर्वदा पिबेत। मतलब ये भावना द्रव्यों की भिन्नता होने से कुछ द्रव्य अलग हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि मछली का पित्त के भावना के बदले बकरा जो रहता है, जो गोट रहता है, बकरा, मेल गोट या फीमेल गोट, वो जो गोट रहती है उसको मार के, और उसका जो गॉल ब्लैडर में पित्त होता है उसको निकाल के और उसकी भावना देना है। या भैंसा जो रहता है, मेल जो बफेलो रहता है, उसको निकाल के और उसका भावना दिया है। या फिर गिदड़ी जो रहती है, गीदड़ जो प्राणी रहती है, गीदड़, उसके पित्त की भावना देनी है। और गोरख मुंडी नाम की वनस्पति डालनी है, ब्राह्मी नाम की वनस्पति डालनी है, कुष्ठ डालना है, चित्रक डालना है, अपराजिता और इंद्रायण की रस की भावना अधिक डाला है। मतलब इनके रस की भावना, स्वरस निकाल के और इनकी भावना देके इसको और स्ट्रांग बनाया जाता है। और दूसरा ऐसे बता रहे हैं कि ये पित्त जो है ये मल रूप में रहता है। जो भी गॉल ब्लैडर को निकाल के रिमूव करके जो पित्त रहता है ये मल रूप में रहता है, मतलब वेस्ट रहता है। तो इसका भावना होने की वजह से यह पित्त श्लेष्मिक या पित्त श्लेष्मोल बर्न सन्निपात ज्वर जो रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो ये दाह को भी कम करता है, प्यास को भी कम करता है, तंद्रा को भी कम करता है। और चंद्रशेखर रस का थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें दूसरे प्राणियों के भी पित्त की भावना दी हुई है। नॉर्मली जो रहता है चंद्रशेखर रस, उसमें रोहू नाम का जो मछली होते हैं उसके पित्त की भावना है। इसी तरह से चंद्रशेखर रस जो है, अब मैं अपने सर के नोट से बता रहा हूँ, इसमें चंद्रशेखर रस जो है वो 3 तरह का बताया है हमारे सर के नोट्स में। जो कुछ गोरोचन युक्त रहता है, मतलब गाय का पित्त की भावना है, कुछ बिना गाय के पित्त की भावना है, और कुछ रोहू पक्षी के मछली के पित्त की भावना है। तो ये तीनों टाइप का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चंद्रशेखर रस पहला वाला मैं बता रहा हूँ। शुद्ध पारा 1 तोला, शुद्ध गंधक 2 तोला, मरीच 2 तोला, टंकन क्षार जो है वो 2 तोला, और मिश्री ले लिया या खांड ले लिया 7 तोला। सबको मर्दन करके रोहू मछली के पित्त के साथ 3 दिन तक खरल में घोटते रहना है, घोटते रहना है। और घोटने के बाद वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए पित्त, तो उसके बाद में 2-2 रत्ती की गोलियां बना लेना है और उसको छाया शुष्क कर लेना है, छाया में सुखा देना है। और यह जो गोली है जो 250 mgm की है, 2 रत्ती की है, इसको एक एक गोली सुबह शाम अदरक के रस के साथ या फिर मधु के साथ या ठंडा पानी, नॉर्मल जो ठंडा पानी रहता है रूम टेम्परेचर का, वह पानी के साथ देना है। और रक्त पित्त अगर है, मतलब पित्त में तो काम कर रहा है, लेकिन रक्त पित्त में आंवला के मुरब्बा के साथ, गुलकंद के साथ, या जो माता जो लैक्टेटिंग मदर है उनका स्तन्य के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो स्तन्य है, मानुषी का जो अपना दूध रहता है, वह बहुत जगह पित्त का शमन करने के लिए बताया है। मानुषी का स्तन्य जो है वो आंखों को आश्चोतन के लिए भी बताया है, नस्य के लिए भी बताया है। जब अभिषंद नाम की बीमारी होती है, अधिमंत होता है, मतलब कंजक्टिवाइटिस होता है या ग्लूकोमा होता है, तो उसमें स्त्री दुग्ध का बहुत ज्यादा महत्व बताया है आयुर्वेद संहिताओं में। आयुर्वेद में हर तरह के द्रव्य का चिकित्सा में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ मनुष्य जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क रहता है उसका भी बहुत ज्यादा उपयोग बताया है। उसी तरह से अब इसका उपयोग क्या क्या है, तो जीर्ण ज्वर जब रहता है, जब क्रॉनिक फीवर रहता है 21 डेज को क्रॉस करके, जहां पे रुक्ष तेज बढ़ गया है, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और धातुओं में यह चला गया है, दोष पाक हो गया है और धातुओं में चला गया है। धातु पाक हो गया है तो असाध्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोष पाक हो गया है और धातुओं में लीन हो गया है ज्वर।
और बहुत सारा अपना ऊष्मा को भी लेके चला गया है और रुक्षता बढ़ गई है, तब चंद्रशेखर रस का प्रयोग करते हैं। तो कोई घृत के साथ, जैसे पिपल्यादि घृत, बलादि घृत, बासादि घृत के साथ, अनुपान के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्त पित्त नाम की व्याधि में चंद्रशेखर रस का प्रयोग करते हैं तो रक्त पित्त की संप्राप्ति को यह भंग कर देता है, अग्निमांद्यता को ठीक कर देता है, रक्तवत स्रोत को शुद्ध कर देता है, पित्त और रक्त में जो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली जो वृद्धि हो जाती है संसर्ग होने से, वह संप्राप्ति भंग कर देता है। तो और यकृत का कार्य अच्छा करता है, यकृत का कार्य अच्छा करता है, प्लीहा का कार्य अच्छा करता है, रक्तवत स्रोत के दोनों मूल स्थानों को अच्छा कर देता है। इसीलिए इसका प्रयोग रक्त पित्त में करते हैं। और रक्त पित्त में इसका अनुपान आंवला का मुरब्बा रहता है, या स्त्री का दूध रहता है, या फिर गुलकंद रहता है, या गुड़ुची का सत्व रहता है, मतलब गुड़वेल सत्व जो बोलते हैं, अमृता सत्व, उसके साथ में चंद्रशेखर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से श्वास और खांसी में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इसका कंटेंट देखें तो टंकन क्षार है और काली मिर्च है। तो टंकन क्षार और काली मिर्च है, वह कफ को पिघला देता है। जो लीन कफ, स्त्यान कफ है, प्राणवत स्रोतस में जाकर अवरोधात्मक संप्राप्ति करके खांसी ला रहा है या फिर श्वास की बीमारी कर रहा है, उन सब में फायदा करता है। और यह इसमें पित्त है, रोहित पित्त के रोहित मछली के पित्त की भावना है। तो इसका मतलब यह है कि पित्त का कार्य अच्छा करता है, पेट अच्छे से साफ होने लगता है। और फिर क्या होता है कि यह हर तरह के व्याधि को, मतलब यहाँ पे क्या करता है कि ज्वर की संप्राप्ति जो है, जिसमें उदक व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस और अन्न व स्त्रोतस, सॉरी रस व स्त्रोतस, स्वेद व स्त्रोतस और अन्न व स्त्रोतस, इनका अवरोधात्मक संप्राप्ति ज्वर में रहता है। मैंने उदक व गलती से बोल दिया, उसमें रस व स्त्रोतस की अवरोध रहता है और रसगत ज्वर रहता है, तो उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है। तो ज्वर का संप्राप्ति और जिसमें कफ और पित्त दोष ज्यादा विकृत हुए हैं, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से बच्चों की खांसी आ रही है तो चंद्रशेखर रस एक एक गोली मधु के साथ चटा दीजिए, तो बच्चों की खांसी ठीक होता है। बच्चों का ज्वर में अच्छा काम करता है। बच्चों का पसली चलना, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अभी जो थर्ड वेव आ रहा है, जो बच्चों पे अटैक होने वाला है, उसमें भी चंद्रशेखर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। लेकिन वह उन्हीं को दीजिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जिनको नॉनवेज एक्सेप्टेबल है उनको ही दीजिए। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, जैन लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, कुछ ब्राह्मण परंपरा में हैं, तो जिन लोगों को नॉनवेज नहीं सूट करता उनको बिल्कुल भी मत दीजिए, उनका धर्म भ्रष्ट मत है। रसायन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो पित्त श्लेष्मा ज्वर में, अगर जिसमें शरीर में दाह हो रहा है, पित्त के सिम्टम आ रहे हैं कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तंद्रा आ रही है कफ की वजह से, ऐसे नींद आने जैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा तंद्रा आ रही है, अरुचि है, खाना खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, कभी शरीर में दाह हो रहा है, कभी ठंडी बज रही है, कभी इतना ज्यादा ठंडी लग रही है कि घर में रहना पसंद नहीं है, धूप में जाना पड़ता है, धूप में जाते ही गर्मी लगने लगती है। तो श्लेष्मा और पित्त, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दोष जो रहते हैं, मतलब जो आम वगैरह रहता है उसका श्लेष्मा के साथ जाके और ज्यादा उसके मैनिफेस्टेशन होने लगता है, तो ठंडी लगने लगती है। कभी कभी वही जो भी आम है वह जाके पित्त की तरफ जाते हैं तो गर्मी लगने लगती है। तो यह जो आम है जहां जहां जाएगा वैसे वैसे सिम्टम होगा, तो कभी दाह होगा, कभी उसको ठंडी लगेगा। तो इसीलिए ना ये बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, मन में भी बेचैनी रहती है और शरीर में भी बेचैनी रहती है। इसको मानसिक ज्वर में ऐसे बोलते हैं कि वैचित्य रति ग्लानि, मतलब मन चिड़चिड़ रहता है, बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है और ग्लानि बहुत रहता है, मन में थकावट बहुत ज्यादा रहती है। क्लम अलग चीज है और ग्लानी अलग चीज है। ग्लानी मतलब शारीरिक रूप से जो थकावट रहती है उसको ग्लानी बोलते हैं, और क्लम मतलब मानसिक थकावट को क्लम बोलते हैं, ऐसा बताएं। तो इस ज्वर में क्या होता है, श्लेष्म पित्त ज्वर में होता है कफ जम जाता है, कफ न रुक जाता है और पित्त पतला होके कफ के साथ मिल जाता है, क्योंकि पित्त जो रहता है उष्ण और तीक्ष्ण गुण से बड़ा हुआ रहता है, कफ के साथ मिलकर और फिर अवरोधात्मक संप्राप्ति करता है। यह दोनों क्या करते हैं, आमाशय के स्रोत को रोक देते हैं, जिससे आमाशय का जो पित्त होता है, पाचक पित्त होता है, वो मंद होकर ज्वर उत्पन्न कर देता है और वहां पर आम संचिति इतनी ज्यादा हो जाती है कि रसवा स्रोतस ब्लॉक हो जा रहा है, फिर स्वेदवा स्रोतस ब्लॉक हो जा रहा है, और ये सर्व शरीर में हो रहा है। स्वेदवा स्रोतस, आमाशय का पित्त रुक रहा है, आम संचित हो रही है, आम जो है वो रस के जगह पे जहां जहां जा रहा है वहां पे रसवा स्रोत में ब्लॉकेज कर रहा है। जिस तरह से नाली रहता है, नाली में पानी जमा हो गया
और कचरा जमा हो गया, तो क्या है कि पानी का फ्लो अच्छे से नहीं होता। उसी तरह से आम जो रहता है रसवह स्रोतस में जाता है, स्वेदवह स्रोतस में जाता है, अन्नवह स्रोतस में पड़ा रहता है, तो सारे स्रोतसों को ब्लॉक कर देता है। वहां पर ना जो क्रिया रहनी चाहिए, मतलब सर्कुलेशन रहना चाहिए, वह रस का नहीं हो पाता, स्वेद का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, अन्न भी वहीं पर पड़ा रहता है, आम संचित होती है। ऐसे सारे कंडीशन में अगर श्लेष्म पित्त ज्वर को शमन करना है तो चंद्रशेखर रस का प्रयोग करें। तो ये आम का पचन करता है, क्योंकि इसमें टंकन क्षार है। क्षार का काम क्या है? आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, क्लेदन करते हैं फिर सुखा के क्लीन कर देता है। और जो काली मिर्च है, काली मिर्च प्रमाथी गुण है, कटु कटु उष्ण रहता है, कटु रस कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक रहता है। ये आम का पाचन करने के लिए और धातु अग्नि को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दवाई है। मतलब काली मिर्च का प्रयोग आप लोग भी खा के देखिए। काली मिर्च का सेवन करने से बहुत ही अच्छा भूख लगने लगती है। तो काली मिर्च प्रमाथी द्रव्य है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, और वह अपने गुण से, उसका प्रभाव ही है काली मिर्च का कि वह सारा आम का पचन कर देती है। और सेलुलर लेवल तक, धात्वग्नि लेवल तक भी अगर वहां पर भी आम की संचिति हो रही है, अग्नि के धात्वग्नि के मंद होने पर भी, सूक्ष्म जो आम है भूताग्नि के लेवल पर भी अगर अग्नि के मंद होने से वहां पर भी अगर आम की संचिति है, उसको भी यह ठीक कर देता है। तो एक एक सेल में जो भी आम संचिति है उसको भी पचा देती है, तो स्त्रोतस को पूरी तरह से खोल देती है। तो चंद्रशेखर रस जो है श्लेष्म और पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम कर देता है। और इसमें जो टंकन क्षार है वह कफग्न होने की वजह से दूषित जो कफ है, बहुत ज्यादा स्त्यान कफ है, सांद्र कफ है, विस्त्र गंधी है, वह सबको आमाशय, वह सबको पचा देता है, क्लीन करता है। आदो क्लेदयति, बहुत ज्यादा पानी 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 छोड़ेगा, क्लेदन क्लेदन करेगा और लिक्विफाई करके सॉफ्ट कर देगा, फिर उसके बाद में साफ करके क्लीन कर देगा। जिस तरह से साबुन रहता है या डिटर्जेंट का पाउडर रहता है, हम लोग कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट में अपना डालते हैं, तो वो क्या करता है, क्लेदन क्लेदन झक 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 करके पूरी तरह से क्लीन कर देता है। फिर पानी डालते हैं तो पूरी तरह से वो धो देता है, साफ कर देता है। वही कार्य टंकन क्षार का रहता है। टंकन क्षार भी क्लेदक कफ जो विकृत होकर जमा है वहां पे, और क्लेदक कफ बढ़ा हुआ है कैसे? क्योंकि कफ कारक आहार विहार का सेवन किया गया है। और पित्त भी दूषित हुआ है, तो उष्णता से, तीक्ष्णता से और द्रवता से दूषित हुआ है, तो वह तो पित्त है, वो उसकी कंसिस्टेंसी कैसे डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो उसको भी जो एक्स्ट्रा पित्त है, कचरा है, मल रूप पित्त है, उसको ये क्लीन कर देता है। और आमाशय जो पित्त है, नॉर्मल जो वहां पे ग्लैंड्स हैं जो पित्त का सिक्रेशन करते हैं, जो जो एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं पाचन के लिए, उन सबको जागृत कर देता है ग्लैंड्स को। तो उसके वजह से क्या होता है कि अच्छा सा पित्त बनने लगता है, और फिर जठराग्नि अपना कार्य करने लगती है, और ज्वरादि के लक्षण कम हो जाते हैं, क्योंकि आम का पचन होता है, स्त्रोतस की शुद्धि हो जाती है। इस तरह से ये श्लेष्म और पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम कर देता है। तो इस रसायन में जो कज्जली डाली है, पारा और गंधक की, पारा एक भाग और कज्जली गंधक दो भाग, इसकी कज्जली बनाया जाता है। तो कज्जली जो है इसका यह कीटाणुनाशक है, जो भी इन्फेक्शन आए उसको ये ठीक कर देते हैं। कीटाणुनाशक है, रसायन है और विकासी है, मतलब सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, इसलिए इसका महत्व रहता है। मिर्च जो है, काली मिर्च डाला है, वो तीव्र पाचक है, पित्त का सिक्रेशन बहुत अच्छा करते हैं, और उत्तेजक है, मतलब वहां के जो ग्लैंड्स है जो पाचक पित्त का सिक्रेशन करते हैं उनको उत्तेजना देता है, अच्छे से पित्त निकलने लगता है। और जो ये टंकन है वो आक्षेप का नाश करता है, अगर कफ पित्त ज्वर में झटके आ रहे हैं उसको ये शमन कर देता है, क्योंकि इनका कार्य जो रहता है वात वाहिनियों को भी क्लीन करने का रहता है। वात वाहिनियों पे भी अगर कोई अवरोधात्मक संप्राप्ति है तो उसको भी ठीक करता है। तो झटके आना, क्योंकि वात का भी संचरण होना चाहिए, मतलब जो सिग्नल आ रहे हैं वह भी अगर अवरोध हो जाता है तो झटके आने लगते हैं। तो जो भी जैसे ब्रेन से इलेक्ट्रिसिटी का वेव निकलता है, वह अगर रुक गया तो फिर वह उसका भी प्रतिलोम हो जाएगा और झटके आने लगते हैं। तो ये आक्षेप जो आ रहा है उसको भी ये टंकन क्षार क्लीन करता है। दूसरी तरफ से देखें तो पाचक है, मतलब आम का पचन करता है, और उसका काम ही है क्षार का, आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन करेगा फिर शोषण करके क्लीन करके साफ कर देगा। तो आम का ये पूरा क्लींजिंग कर देता है। उसी तरह से कफ को पतला करने वाला है, प्रसन्नता कारक है, मतलब स्त्रोतस को शुद्ध कर देता है। जब स्त्रोतस शुद्ध हो जाएंगे तो रस का संचरण अच्छे से होने लगेगा, स्वेद का संचरण अच्छा से होने लगेगा। तो यह बिना बचनाक वाला टंकन क्षार, काली मिर्च और रोहू मछली के पित्त की भावना युक्त पारा और गंधक वाला एक द्रव्य है, जो अब इसमें पारा और गंधक है, रसकल्प है, इसलिए इसको चंद्रशेखर रस बताया गया है। अब इसी तरह से एक और रस सार संग्रह में एक और चंद्रशेखर रस बताया गया है, उसमें अलग कंटेंट्स है, वह जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें अभ्रक भस्म है, लौह भस्म है, ताम्र भस्म है, मंडूर भस्म है, कांत लौह भस्म है,
शुद्ध टंकन क्षार है, गोरोचन है, मतलब गाय का पित्त जो रहता है उसको गोरोचन बोलते हैं, वह है। और सुगंध बाला का चूर्ण लेके एक एक भाग सबको लेके एकत्र करके और अपराजिता नाम की वनस्पति का स्वरस या क्वाथ में 1 दिन तक मर्दन करना है, और जब ये बन जाए तब फिर एक एक रत्ती की गोलियां बना लेना है। इसका अनुपान जो है 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम को एक एक गोली लेना है, 1 TDS लेना है। और इसको अपराजिता नाम की वनस्पति होती है उसके रस के साथ ले सकते हैं, या जो निर्गुंडी नाम की वनस्पति होती है उसके स्वरस के साथ ले सकते हैं, या अदरक के स्वरस के साथ ले सकते हैं, या शहद के साथ ले सकते हैं, या माता का जो स्तन्य होता है, कभी जो प्रसूता स्त्री हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनसे दूध ले लीजिए और वह दूध के साथ इसका सेवन करा दीजिए। तो या फिर रोगों के अनुसार अनुपान भी बदल सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसको देते हैं। तो इसका प्रयोग करने से यह बच्चों के लिए जो है गोरोचन युक्त जो है, जिसमें अब्रक डाला है, लौ भस्म डाला है, ताम्र भस्म डाला है, मंडूर भस्म डाला है, कांत लौ और गंधक, शुद्ध टंकन डाला हुआ है, इसमें पारा और गंधक नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, अब्रक भस्म, लौ भस्म, ताम्र भस्म, मंडूर भस्म, कांत लौ भस्म, टंकन क्षार, गोरोचन और सुगंध वाला, इन सबको एकत्र करके और फिर अपराजिता के स्वरस में या क्वाथ में मर्दन करके दूसरा चंद्रशेखर रस गोरोचन युक्त वाला बनाया है, जो रस सार संग्रह का पाठ है। इसका प्रयोग जब हम बच्चों में करते हैं, यह पेडियाट्रिक्स प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। तो बच्चों का उपयोगी रहता है, उनको जो दस्त होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, अतिसार होता है, बालातिसार, उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है, पेट में अफारा होता है। और थर्ड वेव का जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि थर्ड वेव आ रहा है, उसमें यह चंद्रशेखर रस बच्चों में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दवाई है। और कल भी मैंने जो द्रव्य बताया था वह भी थर्ड वेव को ध्यान में रख के ही बताया था। उसी तरह से अतिसार में काम करता है, बच्चों का पेट दर्द में काम करता है, बच्चों का नाक बह रहा है, प्रतिशय हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, बच्चों का जो धनुर्वात टेटानस जैसे कंडीशन आ रहे हैं उसमें काम करता है, बच्चों का जो सांस फूलने लगता है बार बार और पसली चलता है बार बार, उनका ना श्वास लगने लगता है, उसमें अच्छा काम करता है। और इन सब से इसका सेवन अगर करा दिया जाए तो बच्चों का ज्वर भी निकल जाएगा, और कंटिन्यू अगर सेवन करा दिया जाए तो बच्चे हृष्ट पुष्ट और निरोगी हो जाते हैं। इसलिए थर्ड वेव जब आ रहे हैं तो उसके पहले ये मेडिसिन को आप इकट्ठा कर लीजिए। कल मैंने चतुर्मुख रस बताया था, वह भी थर्ड वेव को ध्यान में रख के ही बताया था, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चतुर्मुख रस को भी रख लीजिए, और चंद्रशेखर रस जो गोरोचन वाला है, गोरोचन वाला पित्त वाला जो है, उसका भी आप लोग कलेक्शन करके रखिए। थर्ड वेव आएगा उसी टाइम पे आप लोग को देने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा, बच्चों को जल्दी से जल्दी हम जान बचा सकते हैं। उसी तरह से एक चंद्रशेखर रस है जिसमें गोरोचन नहीं है, उसमें क्या डाला है, उसमें क्या किया है कि इसका मतलब जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बताया है कि अब्रक भस्म लेना है। रस योग सागर वाला ही है लेकिन इसमें गोरोचन नहीं है। तो अब्रक भस्म, लौ भस्म, ताम्र भस्म, मंडूर भस्म, कांतलौ भस्म, शुद्ध टंकन, सुगंध बाला, इन सब का चूर्ण लेना है, और अपराजिता के रस में या फिर क्वाथ में मर्दन करके एक एक रत्ती की गोली बनाकर सुखाकर रख देना है। और इसका अनुपान है अदरक का रस के साथ, शहद के साथ, आंवला के मुरब्बा के साथ, या जैसा जैसा रोग है उचित अनुपान के साथ इसका प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग करने से बच्चों को, जो प्योर वेजिटेरियन बच्चे हैं, जो लोग के माता पिता नॉनवेज नहीं देना चाहते, उनके लिए बनाया गया है। तो उनके सभी प्रकार के जीर्ण ज्वर में काम करता है। फिर रक्त पित्त में, जिन बच्चों को नाक से खून आने लगता है पित्त बढ़ने की वजह से, नाक से, मुंह से, कान से, आंख से या गुद भाग से रक्त आने लगता है, रक्त पित्त की संप्राप्ति होती है, उनके लिए फायदा करता है। श्वास काश में अच्छा काम करता है। रक्त पित्त में आंवला के मुरब्बा के साथ, गुलकंद के साथ इसको बच्चों को चटा सकते हैं, एक एक रत्ती की मात्रा में, एक एक चुटकी तक शहद के साथ चटा सकते हैं, या फिर आंवला के मुरब्बा के साथ गुलकंद के साथ कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त ये बाल शोष जो रहता है, जो माल नरिश्ड बच्चे हैं जो बहुत सूखे हुए हैं, उनके हाथ पैर तो उनका ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, बच्चों का हाइट भी नहीं बढ़ रहा है, वेट भी नहीं बढ़ रहा, उसमें यह चंद्रशेखर रस का प्रयोग करने से फायदा होता है। बच्चों के यकृत विकार जो है, लीवर के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, पचन नहीं हो पाता है, फिर उसमें बिलीरुबिन बिलीवेड्रिन बढ़ा हुआ होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है और कंटिन्यू जॉन्डिस रहता है, या हेपेटाइटिस हो जाता है बच्चों को, उन सब में बहुत अच्छा ये काम करता है। अजीर्ण में काम करता है, अग्निमांद्यता में काम करता है, रक्ताल्पता, अगर हिमोलैटिक एनीमिया की कंडीशन है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, वह सब में चंद्रशेखर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने ना यह मेडिसिन का प्रयोग बहुत सारे पेशेंट में किया है, मुझे अच्छा रिजल्ट
है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोग इसका प्रयोग करिए, और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। श्लेष्म और पित्त ज्वर में मैंने इसका प्रयोग किया है, या मार्केट में आता है, और हमारे सर भी बनाते हैं जहां से मैं दवाइयां लेता हूँ। मैं जमदग्नि सर से दवाई नहीं लेता हूँ, मैं कहीं और से लेता हूँ, और उसमें भावना द्रव्य इतना अच्छा से डाला जाता है कि वो मेरे को बताने के लिए सब समाप्त हो गया है। और भी मैं टाइम आने पे और भी बताऊंगा। तो मैं अभी आप लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ, आप लोग प्रश्न पूछिए। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, ये हैंग हो रहा है। जब भी मैं लेक्चर लेके आता हूँ ना फेसबुक लाइव से, तो यहाँ थोड़ा मैसेज देखने में थोड़ा सा हैंग होने लगता है। 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सिंह नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वसुंधरा पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी नमस्ते प्रणाम आपको। सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर, शशि शेखर रस, इंदु शेखर रस पर भी एक संभाषा दीजिए। जरूर मैं करूंगा, आपका मैंने सुझाव रख लिया है मन में, और मैं इस पर भी लेक्चर लूंगा। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सभी लोगों को मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे चिकित्सक लोग हैं। आप लोग को पता है कि जुलाई का एक नया गूगल फॉर्म आ गया है। आप लोग उसमें गूगल फॉर्म भर के जुलाई के ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जून वाला जो ग्रुप है ये बंद किया जा रहा है आज रात को 12 बजे। नया ग्रुप में आ जाइए आप लोग, आप सभी लोग का स्वागत है। वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, और जहां पर बहुत सारे नोट्स के पीडीएफ वगैरह आप लोग को दिए जाएंगे, जो आप लोगों को प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को, सभी लोगों को अमीर और श्रेष्ठ चिकित्सक बनना है। जब तक पैसा नहीं होगा आयुर्वेद में, तब तक कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को पैसा तो चाहिए ही, आप उसको गलत तरीके से मत कमाइए, लेकिन आपके पास पैसा तो चाहिए। तो उसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा ये अच्छा प्रैक्टिशनर बनना जरूरी है। मैं एक मिनट अपना ये जूम का आईडी दे देता हूँ। आप लोग के पास हर तरह के मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग को तो चंद्रशेखर रस के बारे में मालूम ही नहीं है था आज तक। चंद्रशेखर रस का इतना अच्छा महत्व है, इतना अच्छा महत्व है कि क्या बताएंगे। डॉक्टर दीप्ति जी बोल रहे हैं कि हाउ इट वर्क ऑन थैलेसीमिया, प्लीज इलेबोरेट अगेन, व्हाट एल्स मेडिसिन शुड बी यूज्ड विद दिस। मैंने थैलेसीमिया में इस तरह से बताया कि यह यकृत का कार्य अच्छा करता है, क्योंकि इसमें पित्त डाला हुआ है। जैसे कि मैंने एक बताया कि मतलब रोहू मछली का पित्त डाल के भावना दिया हुआ है। तो यह क्या करता है, यकृत का कार्य को उत्तेजना देता है वहां पे। क्योंकि अगर हम लोग ये मेडिसिन जो रहता है पित्त का, हम लोग भावना दिया रहता है ना प्राणियों का, तो वह यकृत को उत्तेजना करता है। क्योंकि नॉर्मल जो पित्त रहता है मनुष्य के शरीर में, वह पित्त क्या करता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। जब हम प्राणियों का पित्त का भावना दिया हुआ मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, टंकन क्षार, काली मिर्च और पारा गंधक की कजली वाला, तो उससे क्या होता है कि लीवर को स्टिमुलेट करता है। वो लीवर जो रहता है फिर अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करने लगता है। और थैलीसीमिया के पेशेंट में क्या होता है कि रक्त ही नहीं बन रहा होता है। रक्त जो रहता है वह बाहर से ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। वहाँ एक मतलब एलोपैथी के हिसाब से जीन्स का विकृति होने की वजह से रक्त ही नहीं बन रहा होता है। तो यह क्या करता है कि वहाँ पे यकृत का कार्य अच्छा करता है, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को ठीक कर देता है, जिससे रक्त धातु बनने लगता है, रंजक पित्त का कार्य होने लगता है। और इसका रिसर्च हुआ है कि चंद्रशेखर रस का थैलीसीमिया मेजर में, माइनर में, इंटरमीडिएट में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सच में होता ही है।
आपने पूछा व्हाट एल्स मेडिसिन शुड बी यूज्ड विद दिस, उसमें तो ऐसे बताया जाता है कि रक्त बस्ती दिया जाता है, और वसंत कल्प दिया जाता है, स्वर्ण मालिनी वसंत, सार्वदेहिक अगर थैलीसीमिया की वजह से वीकनेस आ गई है बहुत सारा, और थैलीसीमिया में जो आयरन की टैबलेट दी जाती है उससे क्या होता है कि टॉक्सिसिटी होके उससे सिर बड़ा होने का रहता है, आयरन टॉक्सिसिटी होने का बहुत चांसेस रहता है, जो एलोपैथी का चिकित्सा है, और एलोपैथी की चिकित्सा से थैलीसीमिया मेजर ठीक नहीं होता है। आयुर्वेद में हम काफी हद तक, या याप्य व्याधि है, असाध्य व्याधि है, काफी हद तक हमको ठीक कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोका जा सकता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट जो हैं जो बंजारा जात के आए थे, मतलब जो बुल्ढाना वगैरह से आए थे, और कुछ लोग राजस्थान से आए थे, तो बंजारा लोगों में और कुछ ब्राह्मणों में, ये हमारे कास्ट में भी ये थैलीसीमिया माइनर, मेजर और इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा है। हमारे कास्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कैरियर रहते हैं, उसमें उनमें ना रक्त की कमी रहती है, हर समय ही कमी रहती है, तो रक्त बन ही नहीं पाता कभी कभी, और रक्त कभी कम बन पाता है तो वो थैलीसीमिया माइनर रहता है, कभी थोड़ा बन पाता है तो इंटरमीडिएट, और बिल्कुल भी नहीं बन पाता तो थैलीसीमिया मेजर रहता है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना कितना खतरनाक है, हर हफ्ते जाइए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करिए, वह पेशेंट का इलाज नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन से आई हुई डिजीज है, और कुछ कुछ जो रहते हैं वो ऑटो इम्यून करके ये लोग हाथ ऐसे ये कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि इसका इलाज नहीं है, बस वही है, और आयरन का सप्लीमेंट देते हैं, तो उससे ना वो ठीक नहीं होता। हम लोग जब चंद्रशेखर रस देते हैं तो इसमें पित्त है, गोरोचन वाला पित्त है, वो इतना उष्ण और तीक्ष्ण होता है और लिवर के फंक्शन को अच्छा करता है, वहां के सेल्स को रीजनरेट कर देता है, रीजनरेट करने की वजह से लीवर जो है, जो उसमें कमी है वह ठीक होने लगता है, ऐसा हमारे गुरु लोग बताते हैं, और इससे फायदा होता है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थैलीसीमिया मेजर में भी इसका फायदा होता है। हम लोग को रक्त भरने की जरूरत नहीं है, हम लोग रक्त व स्त्रोतस पे काम कर रहे हैं, स्त्रोतस पे कार्य होगा ना तो बहुत अच्छा काम होगा। और जो पित्त वाले गोरोचन वाले जो द्रव्य हैं, और इसमें तो और भी बताया कि इसका बकरे का पित्त का भी भावना दिया है, भैंसे का पित्त की भावना दिया है, गीदड़ जो प्राणी होते हैं उसके भी पित्त की भावना दी, वो जो बाहर से जो पित्त ला के और उसकी भावना देके मेडिसिन बनाया जाता है, उसका 100% कार्य यकृत पे होता है, मनुष्य के यकृत पे होता है, और यकृत और प्लीहा पे कार्य अगर हो गया, उनका फंक्शन नॉर्मल कर दिया गया, तो फिर थैलेसीमिया को ठीक करना तो आसान रहता है, और हमारे आचार्य लोगों को मालूम था ये सब चीज, इसीलिए उन्होंने ये सब लिखा हुआ है। डॉक्टर रेखा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। और इस पर रिसर्च करने की जरूरत है, मैंने तो संप्राप्ति बता दिया आप लोग को, लेकिन और इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि थैलेसीमिया में कितना परसेंट काम करता है, और इसका पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है। जब हम दिखाएंगे कि 1 लाख पेशेंट में काम हो रहा है चंद्रशेखर रस, तभी दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि हाँ सच में आयुर्वेद में इसका क्योर है। लेकिन मैंने अपने कुछ 10-12 पेशेंट में इसका प्रयोग किया है चंद्रशेखर रस का, मुझे रिजल्ट मिला है, मेरे पास उतना 10 पेशेंट का है, लेकिन 10 पेशेंट से ही नहीं दुनिया एक्सेप्ट करेगी, हमें तो और भी बहुत सारा डेटा चाहिए, तभी दुनिया को हम लोग प्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई, 8:30 बजे आप लोग मिलिए, हम लोग फिर आगे संभाषण शुरू करेंगे। प्रणाम, नमस्ते।